अच्छा, आज नया टॉपिक होना है एमओटी। उससे पहले बस एक क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, कुछ रिलेटेड है ऑर्गेनिक से। मान लो एक ये है मैलिक एसिड, और दूसरा दिया फ्यूमेरिक एसिड, दूसरा है फ्यूमेरिक एसिड। तो बताना इन दोनों में से कौन सा अच्छा एसिड है, इन दोनों में से कौन सा अच्छा, मैलिक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड? मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, सर इन मैलिक दोनों में से एसिड। कौन सा अच्छा एसिड है ये निकालना है। एक अच्छा, यहाँ से दिक्कत आ रही है। मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, विच इज बेटर एसिड? सर फ्यूमेरिक एसिड। हाँ, सर रीजन देना इसका, मैलिक अर्जुन बता। एसिड। सर क्योंकि सर अगर हम उसमें से वो लूज करेंगे तो सर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, मतलब दोनों ओ एक एक तरफ से अट्रैक्ट करेंगे तो चेन बनेगी। इधर किसी को आता है? बोल दिया था कौन सा है? फ्यूमेरिक एसिड। चलो फ्यूमेरिक एसिड आंसर दिया, किसी को चेंज तो नहीं करना आंसर? मैंने क्वेश्चन दिया तुम्हें, विच इज बेटर एसिड आउट ऑफ द टू, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड? मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, ये दिया मैंने क्वेश्चन। और इसमें पूछा है रीजन देना इसका। दूसरा क्वेश्चन है इसी का, इनमें से Ka1 किसका ज्यादा है, यानी पहला H प्लस कौन जल्दी लूज करेगा, दूसरा Ka2 किसका ज्यादा है, विच इज ग्रेटर Ka1 और Ka2? अब मैं आंसर दे रहा हूं इसका, किसी को आंसर देना है इसका, आउट ऑफ द टू मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड विच इज बेटर एसिड। और दूसरा क्वेश्चन है Ka1 किसका ज्यादा है और Ka2 किसका ज्यादा है। ध्यान देंगे एक बार, मैलिक एसिड जो है इसका Ka1 ज्यादा होगा, रीजन आफ्टर लॉस ऑफ H प्लस, इसमें ये आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। इसमें से जब एक H प्लस निकल जाएगा, इसमें जब एक H प्लस निकल जाएगा तो रिजल्टिंग कंपाउंड जो होगा, रिजल्टिंग आयन जो होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रिजल्टिंग आयन जो होगा उसमें क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इस वजह से मैलिक एसिड अच्छा एसिड है और इसका Ka1 ज्यादा होगा। Ka1 ऑफ मैलिक एसिड इज ग्रेटर देन Ka2 बिकॉज आफ्टर लॉस ऑफ H प्लस, एनी ऑफ द H प्लस, रिजल्टिंग आयन इज सिविलाइज्ड बाय इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब इतना पार्ट इसका बहुत स्टेबल है, जब इतना पार्ट इसका बहुत स्टेबल है तो क्या होगा, ये H को जल्दी से लूज कर देगा और इसलिए इसका Ka1 ज्यादा। अब क्या ये अपना सेकंड H प्लस लूज कर सकता है आसानी से? क्यों? क्योंकि इसका नो H सर, बाउंड हो गया ना ये वाला, एच अब सर उसमें इसका H हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाउंड हो गया, इसलिए ये इसका K1 लूज होगा थोड़ा डिफिकल्टी से, K2 लूज हो जाएगा इसका भी। तो इस वजह से Ka1 तो मैलिक एसिड का ज्यादा है, देन Ka1 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। रिवर्स ट्रू होगा, रिवर्स ट्रू होगा K2 के लिए, Ka2 मैलिक एसिड का लेस होगा Ka2 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। क्लियर होगा कि नहीं? ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ आईआईटी के अंदर और 2 बार आया हुआ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, मैलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड, यस मैलिक सर। एसिड फ्यूमेरिक एसिड, है ना? ये ध्यान रखना चीज का। किसी का आंसर सही हुआ ये? सर तो क्या बोलेंगे कौन सा बेटर एसिड? अर्जुन कहाँ सर सही हुआ मैंने यही तेरा? बोला था सर, मैलिक ही तो बोला था मैंने, इसका तो रीजन दिया था, बाउंडिंग होएगी इसमें हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मेरे को ध्यान है तेरा। चलो कुछ नहीं होता। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक, सर मेरी आवाज आ रही है? नहीं गर्व तेरी आवाज नहीं आ रही ढंग से। अच्छा, अब नया टॉपिक होगा इसके अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट है स्कूल के लिए भी और एंट्रेंस के लिए भी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सही ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ गर्व। सर तो उसमें क्या बोलेंगे कौन सा बेटर एसिड है? मैलिक एसिड बेटर एसिड।
Okay, बेटर sir. एसिड मतलब हम पहला H प्लस देखते हैं हमेशा, हम हमेशा Okay, sir. पहला H प्लस देखते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं तो H फ्री होगा, कहीं 2-3 मॉलिक्यूल जुड़ गए मान ली, कहीं तो H फ्री होगा ना उसका। अच्छा, अब नोट करना है MOT, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, बहुत ध्यान से करना है। MOT ये मनन तुम लोगों का कोई आयुष था क्या? है ना? MOT हंट्स और मिलिकन, इन दोनों ने मिलकर दिया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हंट्स और मिलिकन ने 1932 में थ्योरी दी गई थी वाली। हंट्स और मिलिकन ने दी थी VBT की लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज गिवन टू एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ VBT, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी गई थी। इसमें लिमिटेशंस थी बहुत सारी। VBT का सबको याद है, VBT के अंदर क्या होता था, हाफ फील्ड, और जैसे H लिया, एक इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग हुई, ये शेयरिंग हुई, और बन गया H2। VBT यही था ना सिर्फ, कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ओवरलैपिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग उसमें बॉन्ड बन जाएगा। इसने कुछ नहीं बताया कि कौन सा डायमैग्नेटिक होगा, कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा डायमैग्नेटिक होगा, कौन सा पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में इसने कुछ नहीं बताया था VBT ने, सही ना? तो अब VBT की लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसने पहला फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं किया था। फ्रैक्शनल बॉन्ड, जल्दी लिखना थोड़ा सा, ये मैं मेन कंसेप्ट बताऊंगा सीधा तुम्हें, क्योंकि इसकी थ्योरी बहुत बड़ी है। मेन कंसेप्ट बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं थ्योरी बोलता रहूंगा, और बता दूंगा कि स्कूल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डिफरेंसेस जो आते हैं। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को इसने एक्सप्लेन नहीं किया था, पहला पॉइंट क्रॉस कर देना इसको। कुड नॉट एक्सप्लेन फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। दूसरा, कुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को एक्सप्लेन नहीं करवाया था, जैसे NO2। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को CN ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कौन, VBT जो है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का एग्जिस्टेंस एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उसके अकॉर्डिंग ये स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको तो शार्प मार्क कर लेना, मतलब इसकी वजह से मेनली VBT दी गई थी। इसने बोला था O2 जो है, VBT ने क्या बोला कि O2 जो है डायमैग्नेटिक है। याद है कि नहीं है? O2 में जब शेयरिंग होती है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 1 2 3 4 5 6। VBT के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, देयरफॉर O2 शुड बी डायमैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू VBT। क्लियर है कि नहीं है? O2 क्या होना चाहिए? डायमैग्नेटिक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू VBT। लेकिन O2 को जब हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट के जो होते हैं उनके बीच में रखा, तो O2 अट्रैक्ट हो रही थी। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, सपोज नॉर्थ पोल साउथ पोल। यहाँ पे जैसे ही लिक्विड ऑक्सीजन आती थी, जैसे ही लिक्विड ऑक्सीजन आई, यहाँ पे सपोज हमने स्प्रे किया लिक्विड ऑक्सीजन को, गैशियस ऑक्सीजन नहीं लेते, क्योंकि O2 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? गैशियस फॉर्म में। गैशियस ऑक्सीजन को नहीं लिया था, गैशियस लेते, क्योंकि गैशियस ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होती है, वो इधर उधर भागती रहेगी, तो मैग्नेट की तरफ बहुत कम अट्रैक्ट होती है। इससे मैं ऑक्सीजन कौन सा वाला लिया? लिक्विड ऑक्सीजन। जैसे ही लिक्विड ऑक्सीजन लिया, उसको नीचे यहाँ पे नीचे गिर जाना चाहिए, नीचे नहीं गिरी वो ऐसे, जो लिक्विड ऑक्सीजन थी वो ऐसे गोल गोल घूमती रही। यानी क्या हो गया? नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में अट्रैक्ट हो गई है। क्लियर हो गई बात की नहीं है? तो इसे O2 जो है, इट इज डायमैग्नेटिक एंड इट इज प्रैक्टिकली, इट इज एक्चुअली डायमैग्नेटिक, प्रूव्ड बाय MOT। और VBT ने क्या बोला था इसको? VBT ने क्या बोला इसको? ये डायमैग्नेटिक है। तो ये इसकी मेन लिमिटेशन थी, जिसकी वजह से MOT दी गई। इसको ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं है। और O2 डायमैग्नेटिक हो गई यहाँ पे। और O2 को भी डिफरेंशिएट करने के लिए O2 प्लस से और O2 माइनस, एक चीज और बताई गई थी, O2 प्लस O2 माइनस, ये आयन है तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी अच्छी होगी, लेकिन O2 की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या पुअर है? O2 की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पुअर है। तो डिफरेंशिएट भी किया गया था कि यहाँ पे जो आई है वो O2 प्लस या O2 माइनस तो नहीं है, क्योंकि O2 प्लस और O2 माइनस तो क्या होंगे? अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर। और इलेक्ट्रॉन है ना, 17 इलेक्ट्रॉन टोटल है O2 माइनस में, और 15 इलेक्ट्रॉन टोटल है किसमें? O2 प्लस के अंदर। तो ये दोनों तो पैरामैग्नेटिक हैं, लेकिन O2 को ही एक्चुअली डायमैग्नेटिक प्रूव किया था MOT। समझ आया कि नहीं है? प्रैक्टिकली प्रूव कैसे किया, पता लग गया ना? लेकिन ये O2 प्लस है कि O2 माइनस है, डिफरेंशिएट करने के लिए क्या किया? डिफरेंशिएट करने के लिए क्या किया? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक की। तो O2 की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निल थी, नेग्लिजिबल थी,
और ये दोनों प्रॉपर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर थे, O2 प्लस और O2 माइनस। तो यहाँ पे कहीं O2 प्लस तो नहीं है या O2 माइनस तो नहीं है, वो भी पता लगा लिया था। क्लियर है कि नहीं है? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे, ये मैंने 3 लिमिटेशन बता दी। नेक्स्ट फोर्थ लिमिटेशन, इसने कलर ऑफ स्पीसीज के बारे में, बीबीटी ने कलर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कलर ऑफ स्पीसीज के बारे में कुछ नहीं बोला। कलर ऑफ स्पीसीज के बारे में कुछ नहीं बोला। जैसे कलर ऑफ हेलोजेंस F2 Cl2 Br2 I2, ये सब कलर्ड होते हैं। F2 Cl2 Br2 I2 दे ऑल आर कलर्ड। F2 Cl2 Br2 I2 कलर्ड है। जैसे ये पेल येलो है, पेल येलो, और जो ये है ये ग्रीनिश येलो है Cl2, ये ग्रीनिश येलो है। Br2 रेडिश ब्राउन है, रेडिश ब्राउन। I2 भी ब्राउन ही है, वायलेट इन CH3 से डिफरेंशिएट करने के लिए, वायलेट इन CH3 या CCl4। I2 भी अदरवाइज ब्राउन में काउंट करना। जानना I2 जो है ब्राउन है, I2 का ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, लेकिन कई बार बोलते हैं I2 की ब्राउन सॉल्यूशन, I2 की ब्राउन सॉल्यूशन, तो वो एक्चुअल में Ki के मिक्स करके ये KI3 बनता है। ये होती है येलोइश, और ब्राउन और येलो ध्यान रखना आगे जाकर के इंटरचेंजेबली यूज होंगे। ब्राउन और येलो इंटरचेंजेबली यूज होंगे, येलो और ब्राउन सॉल्यूशन। I2 का तो प्रेसिपिटेट होता है, अगर वो सॉल्यूशन बोल रहा है इसका मतलब क्या है कि वो Ki के साथ रह करके सॉल्यूशन आ रहा है, येलो और ब्राउन कलर, येलो और ब्राउन कलर की सॉल्यूशन आ रहा है। येलो और ब्राउन इंटरचेंजेबली यूज होंगे, येलो और ब्राउन। इसका प्रूफ भी है ना, जैसे व्हाइट शर्ट है, अगर उसके ऊपर से मड वगैरह आ जाए, मिट्टी वगैरह लग जाए, तो इनिशियली कैसी दिखती है और बाद में कैसी हो जाती है, कुछ टाइम के बाद येलोइश होती है, फिर बाद में ब्राउनिश फॉर्म में आती है, डार्क हो जाती है थोड़ी कि नहीं कंसंट्रेशन बढ़ने के बाद। तो इसलिए येलो और ब्राउन को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। जैसे NO2 गैस है, NO2 गैस, इसका कलर होता है ब्राउन, NO2 गैस है, कलर है इसका ब्राउन। IIT में क्वेश्चन आया, नाइट्रिक एसिड टर्न्स येलो ऑन स्टैंडिंग, येलो या ब्राउन इंटरचेंजेबली यूज होगा। नाइट्रिक एसिड जो है टूट करके क्या दे देता है, NO2 प्लस H2O, NO2 प्लस H2O, और NO2 कौन से कलर की गैस है, ब्राउन, इसीलिए बोल दिया ब्राउन या येलो इंटरचेंजेबली यूज होगा। नाइट्रिक एसिड टर्न्स येलो और ब्राउन ऑन स्टैंडिंग, अपने आप बड़े बड़े टूट करके NO2 बना देता है, तो इसलिए येलो या ब्राउन हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? फोर्थ पॉइंट कलर ऑफ स्पीसीज क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो है VBT, फिफ्थ पॉइंट आएगा, जैसे इसमें ले सकते हैं VBT के अकॉर्डिंग ना, VBT के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी आयन एनर्जी ज्यादा होगी, इनकी जैसे H2 की आयन एनर्जी H से ज्यादा, H2 की आयन एनर्जी H से ज्यादा, मतलब कोई भी तो मॉलिक्यूल होगे ना, Li2 की आयन एनर्जी Li से ज्यादा, समझे कि नहीं? मॉलिक्यूल्स की आयन एनर्जी ज्यादा, मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होंगे तो उनकी आयन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एटम्स। लेकिन MOT के अंदर अभी मैं आगे प्रूव भी कराऊंगा और आएगा कि मॉलिक्यूल्स की नहीं, कई बार एटम्स की एनर्जी भी ज्यादा होती है, कई बार एटम्स की एनर्जी भी ज्यादा होती है। जैसे O की एनर्जी O2 से ज्यादा है, वो डायग्राम से पता लगेगा, O की एनर्जी O2 से ज्यादा है। तो ये एक्सेप्शन आएंगे इसके अंदर, है ना, वो डायग्राम के थ्रू पता लगेगा। तो ये था। उसके बाद VBT के अकॉर्डिंग पहला बॉन्ड जब भी बनेगा तो क्या बनेगा, पहला बॉन्ड जब भी बनेगा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा सिग्मा पाई, याद है सबको ना, पहला सिग्मा और दूसरा पाई। VBT के अकॉर्डिंग पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दूसरा बनेगा पाई। लेकिन अभी यहाँ पे हम करेंगे कि पहला बॉन्ड जो है वो पाई भी बन सकता है। जैसे B2 के अंदर पाई बॉन्ड है, और एग्जैक्ट अगर कोई पूछेगा ना B2 के अंदर कौन से बॉन्ड्स हैं, तो तुम बोलोगे 2 हाफ पाई बॉन्ड्स हैं। B2 हैज 2 हाफ पाई बॉन्ड, जिसको हम एक पाई बॉन्ड बोल देते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट वर्ड क्या है, B2 हैज 2 हाफ पाई बॉन्ड। ये सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, बुक्स में नहीं मिलेंगे तुम्हें ये सब, लेकिन लिमिटेशन तो VBT में आएगा कि नहीं, ये तो इधर जिसका बुक में मिलेगा नहीं ये। ऐसे ही C2 के अंदर भी 2 फुल पाई बॉन्ड्स हैं, C2 के अंदर 2 फुल पाई बॉन्ड है, C2 के अंदर 2 फुल पाई बॉन्ड है। अब O2 के अंदर तुम क्या बोलते हो, O2 के अंदर कौन से बॉन्ड, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और वो भी IIT मेंस में, यानी नीट लेवल। पाई बॉन्ड, पाई एक सिग्मा। हाँ, इसके अंदर क्या बोलोगे तुम, एक सिग्मा एक पाई बोलोगे। यस और मैं इसमें प्रूफ करूंगा अभी कि O2 के अंदर एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड नहीं है, एक सिग्मा और 2 हाफ पाई बॉन्ड।
एक सिग्मा और 2 हाफ पाई बॉन्ड है जो कि एग्जैक्ट है। एक सिग्मा और 2 हाफ पाई बॉन्ड, क्या किसी को समझ आ गया क्लास के अंदर ये? एक सिग्मा और 2 हाफ पाई बॉन्ड जिसने एमओटी किया हुआ है, Yes sir. Yes. कोई भी बच्चा ऑनलाइन Yes, वाले sir. में भी या ऑफलाइन में? हाँ बोलो हेमांग। तो हेमांग उसका जब हम डायग्राम बनाएंगे सर तो उसमें वो पीएच वाला मतलब पी बस वाले में वो एक एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसलिए वो बिल्कुल हाफ सही है, परफेक्ट आंसर है। अभी तुम डायग्राम बनाओगे ना इसका, तो पाई टू पी एक्स में और पाई टू पी वाई में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, पाई सा टू पी एक्स में और पाई सा टू पी वाई एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन मतलब कितना बॉन्ड? आधा बॉन्ड, पूरा बॉन्ड? आधा बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन मतलब आधा बॉन्ड, इसलिए ऐसे आएगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो ये सारे अच्छे क्वेश्चन में काउंट होता है। फिर इसके बाद इसने बोला सिग्मा बॉन्ड, वीपीटी ने क्या बोला और मैंने तुम्हें बताया भी था, सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, लेकिन N2 के अंदर उल्टा होगा। N2 के अंदर, अब ये किसी को याद है क्या? ये किसी को पता है कि नहीं? N2 के अंदर पाई इज ग्रेटर देन सिग्मा, पाई की स्ट्रेंथ ज्यादा है देन सिग्मा, पाई की स्ट्रेंथ ज्यादा है देन सिग्मा N2 के अंदर। मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, स्कूल में अगर आ जाता है ना लिमिटेशन, स्कूल में ज्यादा से ज्यादा कितनी लिमिटेशन आएंगी? 4 आएंगी। ये सब पॉइंट्स मत लिखाना जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है सारे अच्छे वाले। तुम्हें स्टार्टिंग वाले 4 लिखने हैं बस, और मेन पॉइंट कौन सा लिखना है? कौन सा वाला? O2 वाला। O2 O2 वाला पॉइंट कि O2 जो है डायमैग्नेटिक है अकॉर्डिंग टू VBT, बट इट इज डायमैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू VBT, बट इट इज पैरामैग्नेटिक, बट एक्चुअली इट इज पैरामैग्नेटिक। क्लियर हो गया कि नहीं है? तो ये तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर। अब आ गया 7th पॉइंट। मैंने 7th पॉइंट क्या बताया तुम्हें भी? सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई अकॉर्डिंग टू sigma VBT, but actually it is not always true. Pi can be stronger than sigma. Example, in case of N2, pi is greater. Pi strength of pi bond is greater than sigma. Strength of pi bond is greater than sigma. तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा। और तो पॉइंट्स इसमें, और जैसे इसके अकॉर्डिंग दो एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड बनेंगे तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं? एक्स्ट्रा सोचेगा तो 0 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन आएगा दो एटम्स के बीच में मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनते हैं? 3। N2 के अंदर बनते हैं ना 3 बॉन्ड। 8th पॉइंट बता रहा हूं मैं, ये ट्रिपल बॉन्ड आता है N ट्रिपल बॉन्ड N। लेकिन VBT और MOT के अंदर भी आएगा, 4 बॉन्ड भी बनते हैं। वैसे तो 4 बॉन्ड भी बनते हैं, सही ना? वैसे 4 बॉन्ड भी बनते हैं रोडियम रोडियम के बीच में, मतलब D या F ब्लॉक एलिमेंट दो एटम के बीच में 4 बॉन्ड भी बनाते हैं। तो उसमें डेल्टा बॉन्ड आ जाता है। एक्चुअली उसमें क्या आता है? डेल्टा, एक सिग्मा, 2 पाई और एक डेल्टा आ जाता है। तो यहाँ पे MOT भी प्रूव करेगा कि CO+ का जो बॉन्ड ऑर्डर है, CO+ का बॉन्ड ऑर्डर वो ग्रेटर देन 3 है। जानते हैं बुक्स में गलत लिखा हुआ है, लिखा होगा इसके बारे में कि बॉन्ड ऑर्डर का 3.5 है CO+, वो गलत है। CO+ का बॉन्ड ऑर्डर 3 और 3.5 के बीच में है। मैं एक दिन लेक्चर लूंगा, पूरा लेक्चर इसी के ऊपर होगा, CO+ के बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर। बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, वैसे इंपॉर्टेंट। CO+ का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 और 3.5 के बीच, CO+ का बॉन्ड ऑर्डर 3 और 3.5 के बीच में। अच्छा, ये VBT की लिमिटेशन ऐसे तो बहुत चलती जाएंगी, करते जाएंगे तो बहुत सारी चलती जाएंगी। किसी को कोई डाउट? ये तनिष्क क्लास में है, म्यूट करना है। चलो अभी तुम्हें समझ आ गया? ये अभी हमने क्या पढ़ा है? VBT की लिमिटेशंस। क्लियर? VBT की लिमिटेशंस की है, सही ना? VBT की लिमिटेशंस की है। अब इसके आगे मेन चल रहा है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मैं जो तुम्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताऊंगा ना, एक बार पढ़ाने के बाद, एक बार कुछ आइडिया देने के बाद, क्योंकि स्कूल में जो क्वेश्चन बनेंगे अच्छे वाले इसके, वो क्या होंगे? वो क्या होंगे क्वेश्चन? VBT MOT में डिफरेंस। अगर अच्छे लेवल पे पेपर बनाएंगे ना तो ये भी पूछेंगे, VBT और MOT में क्या डिफरेंस, VBT और MOT में क्या डिफरेंस है? क्या लिख पाओगे कि नहीं? अभी जो मैंने बताया डिफरेंसेस है कि नहीं? डिफरेंसेस ही है ना? yes sir लिख रहे हाँ, VBT ने साइन ऑफ वेव्स को कंसीडर नहीं किया, ये कंसीडर नहीं किया। MOT ने साइन ऑफ वेव्स को भी कंसीडर किया, इसने इसको कंसीडर किया था साइन ऑफ वेव्स। जैसे मैं बताऊंगा, VBT के अंदर साइन से कोई मतलब नहीं है, साइन से कोई मतलब नहीं है। इसमें साइन हम लेंगे, एक ऑर्बिटल का मतलब होता है एक वेव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की सिग्निफिकेंस क्या है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव की सिग्निफिकेंस क्या? ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है क्या? ये साई की पॉजिटिव और नेगेटिव, फंक्शन। हाँ,
क्या है बोल गौरव? सर साई फंक्शन की वैल्यू है ये। हाँ, साई फंक्शन ये एक्चुअली में वेव फंक्शन है ना, इसका पॉजिटिव पार्ट अगर है तो क्रेस्ट को डिनोट कर रहा है, नेगेटिव पार्ट जो है वो ट्रफ को डिनोट कर रहा है। ये चार्जेस नहीं, सही नहीं, ये चार्जेस नहीं है, ये ध्यान रखना। क्रेस्ट और ट्रफ कह सकते हैं, क्रेस्ट और ट्रफ। अच्छा, और वीबीटी और एमओटी, इसमें डिफरेंसेस तुम खुद कर लोगे, पहला क्वेश्चन स्कूल का जो बनेगा कर लोगे, क्वेश्चन की नहीं है, बता दिया ना मैंने बहुत सारे पॉइंट्स, वीबीटी और एमओटी में डिफरेंस। हाँ, दूसरा पॉइंट आएगा इसके अंदर, मैं ये आगे नोट करना और सुन के लिखना है तुम्हें। दूसरा पॉइंट इसके अंदर, दूसरा पॉइंट आएगा इसके अंदर, पीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग, ये क्वेश्चन आएगा इसमें। बॉन्डिंग कैसे बनेगा, 3-4 डिफरेंसेस इसमें आ जाएंगे। बॉन्डिंग जो है अट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है, एनर्जी कम होती है। और एंटी बॉन्डिंग ये बताऊंगा तब कर लेना। एंटी बॉन्डिंग रिपल्शन बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल से बनेगा, रिपल्शन बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल से बनेगा, और इसमें एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है देन इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की एनर्जी कम होगी देन इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग को डिनोट करते हैं सिग्मा पाई डेल्टा से, एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार पाई स्टार डेल्टा स्टार। एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी ज्यादा होगी और सिग्मा पाई डेल्टा से नोट करेंगे बॉन्डिंग को, सिग्मा स्टार पाई स्टार डेल्टा स्टार से नोट करेंगे एंटी बॉन्डिंग को। ये दूसरा डिफरेंस होगा, मैं जो आगे बताऊंगा अभी। तो पहला वीबीटी एमओटी में डिफरेंस, दूसरा बीएमओ एबीएमओ में डिफरेंस, और तीसरा डिफरेंस आएगा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक और रास्ता है एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस। एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है। एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे 1s, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, 1s का कंबाइन कर रहा है तो क्या बनता है, 1s हाइड्रोजन का 1s हाइड्रोजन का कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा कि नहीं। तो 1s ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये कौन सा ऑर्बिटल, ये वाला कौन सा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, समझे कि नहीं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल लेस स्टेबल या सिंगल न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होगा, 1 न्यूक्लियस होगा कि एक न्यूक्लियस की नहीं। और इसमें कितने न्यूक्लियस होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, 2 न्यूक्लियस, सही ना, 2 न्यूक्लियस होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे, 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियस। और एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ही न्यूक्लियस होगा, क्लियर है कि नहीं है, कंसिस्ट ऑफ 1 न्यूक्लियस ओनली, whereas molecular orbital will consist of 2 or more than 2 nucleus. Atomic orbitals क्या होंगे, less stable, और ये क्या होंगे, more stable। मॉलिक्यूल का यानी बॉन्ड बन गया तो स्टेबिलिटी मिल गई, लेस स्टेबल मोर स्टेबल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स सिंपल शेप्स होंगी, सिंपल शेप्स, एसपीडीएफ की पता है ना शेप्स, एसपीडीएफ की शेप्स पता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होंगी, कॉम्प्लेक्स शेप्स, कॉम्प्लेक्स शेप्स। और इसके अलावा एटॉमिक ऑर्बिटल को डिनोट कैसे करते हैं, एस पी डी और एफ से, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा पाई और डेल्टा से, सिग्मा पाई और डेल्टा से नोट करेंगे। ये ना, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं जब बताऊंगा तुम्हें, जब मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक तो मैं तुम्हें मेन समझा दूंगा। वैसे तुम्हें ये तो समझ आ गया होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिफरेंस बताया कि नहीं, ये तुम्हें समझ आ गया होगा। और मेन मैं जब तुम्हें पढ़ाऊंगा ना तब तुम साथ साथ नोट करते रहे। एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस मैंने बता दिया तुम्हें, इसके पास एक न्यूक्लियस एटॉमिक ऑर्बिटल में, एटॉमिक ऑर्बिटल लेस स्टेबल, एटॉमिक ऑर्बिटल में सिंपल शेप्स, एसपीडीएफ से डिनोट करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 न्यूक्लियस, मोर स्टेबल, कॉम्प्लेक्स शेप्स, सिग्मा पाई डेल्टा या सिग्मा स्टार पाई स्टार डेल्टा स्टार से डिनोट करेंगे। ये इसमें आ जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस। एक और आ सकता है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। ये स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कितने डिफरेंसेस बताए मैंने, कितने टाइप के डिफरेंस बताए हैं, 3। एक वीबीटी, वीबीटी और एमओटी में क्या डिफरेंस है, वीबीटी एमओटी में, दूसरा बीएमओ एबीएमओ में, तीसरा एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और चौथा भी तो है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 4 में डिफरेंसेस है, कर लोगे कि नहीं है।
डाउट होगा जब एमओटी खत्म हो जाएगा मेरे से पूछ लेना जरूर, मैं लिखवा दूंगा। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड की तरह ही है। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा? बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग कौन सी एक्सिस? अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा? परपेंडिकुलर फॉर्म टू बाय साइडवेज इंटरन्यूक्लियर लेटरल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग in a direction perpendicular to the internuclear axis। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। पाई की एनर्जी ज्यादा एनर्जी स्टेबिलिटी। हाँ, पाई की एनर्जी होगी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। सिग्मा में ओवरलैपिंग लार्ज एक्सटेंट तक होगी, पाई में ओवरलैपिंग कम एक्सटेंट तक होगी। तो ये तुम लिख लेना, मैं जब पढ़ाऊंगा तुम्हें, जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना तो और क्लियर होगा, तब उससे और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब जो है वीबीटी का, मैं एक मेन पॉइंट जो है वीबीटी और एमओटी का वो तुम्हें बता रहा हूँ, ये जरूर क्लियर होना चाहिए। वीबीटी के अंदर तुमने पढ़ा जो सबसे मेन डिफरेंस है, जो सबसे बेसिक डिफरेंस, वीबीटी में तुमने पढ़ा जब 1s कंबाइन करता है, 1s कंबाइन करेगा तो तुम्हें याद है ना ऐसे कुछ बना था, H और H 1s कंबाइन किया तो H2 मॉलिक्यूल बन गया, जिसको तुम ये मान सकते हो, ये बन गया प्लस प्लस, कोई डाउट? 1s एक एटम का 1s दूसरे एटम से कंबाइन करेगा तो ये बन जाएगा, जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम बोलते हैं, कोई नाम नहीं दिया था, क्या बोला था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, H2 का मॉलिक्यूल। क्लियर है कि नहीं? ये 1s से कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन इस केस में ना, जब 1s से कंबाइन करेगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। याद रहेगा? एक क्या होगा? बॉन्डिंग, और एक क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग। यानी इसका मान लो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस के कंबाइन करेगा तो बनेगा बॉन्डिंग, बीएमओ, ये बनेगा प्लस, है ना? प्लस प्लस का, और इसका नाम होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के एक्सिस पे कंबाइन कर रहे हैं, न्यूक्लियस के एक्सिस पे कंबाइन कर रहे हैं, तो नाम क्या होगा इसका? सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s। कोई डाउट तो नहीं है? सिग्मा 1, और इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं है। क्या इसमें कोई नोडल प्लेन है? इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं है, लिख देना जरूर, कोई नोडल प्लेन नहीं है। और ये न्यूक्लियस के अराउंड सिमेट्रिकल है कि नहीं, चेक करो, है ना? प्लस इधर सिमेट्रिकल है ये, तो इसका नाम दे देना जीरेड, लिखा होता है इसके आगे, इसके आगे वर्ड जीरेड लिखा हुआ, जीरेड मीन सिमेट्रिकल। तो एक बना दिया मैंने। इधर प्लस प्लस का मतलब क्या है? क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर आया, कोई डाउट? प्लस प्लस का मतलब क्या है? कि क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर आया, कोई डाउट इसमें? और प्लस अगर माइनस के साथ आएगा, प्लस अगर माइनस के साथ आ गया, मैंने चेंज कर दिया, इधर ही माइनस लगा दिया था, देखो, प्लस माइनस के साथ आएगा, जीरेड समझ आ गया ना तुम्हें? सेंटर से लाइन जाएगी तो दोनों हाफ में सेम चीज मिलेगा। अब प्लस माइनस के साथ आया, यानी क्रेस्ट आ रहा है ट्रफ के ऊपर, क्रेस्ट आ रहा है ट्रफ के ऊपर, तो उस केस में ये प्लस, तो ये दोनों में रिपल्शंस होंगी, ये माइनस, और बीच में आएगा कि नोडल प्लेन, नोडल प्लेन। क्लियर कि नहीं है? और नाम क्या होगा उसका? सिग्मा स्टार 1s। यानी 1s को कंबाइन करेगा तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे? दो बनेंगे। ये किसके अकॉर्डिंग है? एमओटी के अकॉर्डिंग। और वीबीटी के अकॉर्डिंग 1s को कंबाइन करेगा तो एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, 1s को कंबाइन करेगा तो एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। कोई डाउट किसी को? समझ आ गया कि नहीं है? ये जरूरी दिमाग में रखना, ये आगे पढ़ेंगे इसको। 1s को कंबाइन करेगा तो एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। किसी को पूछना तो नहीं कुछ? चलो नोट करना आगे। नेक्स्ट जो है, अब इसके अंदर कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कंडीशंस क्या है फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स? या एक बार एमओटी सुन लेंगे। एमओटी क्या चीज है? एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जैसे तुम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किसके फिल करते हो? एटम के ही ना। मैंने बोला पोटेशियम एटम, तो उसमें इलेक्ट्रॉन किसके फिल होंगे? पोटेशियम एटम के। मैंने बोला ऑक्सीजन एटम, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स किसके फिल होंगे?
ऑक्सीजन एटम के 8 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे ना, 1s में 2 जाएंगे, 2s में 2 जाएंगे, 2p में 4 जाएंगे, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एटम के फिल होते हैं, ऐसे ही मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किसके फिल होंगे, मॉलिक्यूल्स। पहला पॉइंट है। ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन एटम के फिल होंगे, O2 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किसके फिल होंगे, O2 मॉलिक्यूल के, यानी 16 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 8 और 8 16। ये पहला पॉइंट है, समझ आया कि नहीं। As electrons of atoms are filled similarly, electrons of molecules are filled in the same manner. दूसरा पॉइंट, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, when two atomic orbitals combine, then two molecular orbitals are formed. एक होगा BMO, एक होगा ABMO. अगर एक बना सिग्मा तो सिग्मा स्टार जरूर बनेगा, एक बना पाई तो पाई स्टार जरूर बनेगा, समझे कि नहीं। डेल्टा बना तो डेल्टा स्टार जरूर, समझे कि नहीं। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर मान लो दो p ऑर्बिटल्स, ध्यान सुनना लाइन, दो p ऑर्बिटल्स एक एटम के हैं और दो p ऑर्बिटल्स दूसरे एटम के हैं, अगर ये कंबाइन कर रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, 4 बनेंगे ना, तो 4 बनेंगे, ध्यान रखना चीज का। दो p ऑर्बिटल्स एक एटम के और दो p ऑर्बिटल्स दूसरे एटम के, अगर कंबाइन करेंगे तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, 4। तो ये भी ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट, BMO की एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, ABMO की एनर्जी ज्यादा और स्टेबिलिटी कम होगी ABMO की। BMO को डिनोट कैसे करते हैं, सिग्मा पाई, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, इसे डिनोट करेंगे। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा, ये बता दिया मैंने पहले भी, एक ही न्यूक्लियस है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने होंगे, 2 न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस ये, एक ये, और ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे यहाँ से। क्लियर है कि नहीं है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये इसके अंदर ध्यान रखना है। BMO ABMO में डिफरेंस क्या है मैं तुम्हें बता दूंगा। ये कंडीशंस नोट करनी है एक बार, कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एनर्जी ज्यादा, कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड हैव कंपेरेबल एनर्जी। पहला पॉइंट, ये पेपर स्कूल में जरूर आता है, स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क कर देना। कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, पहली कंडीशन क्या है, एटॉमिक और कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड हैव कंपेरेबल एनर्जी, शुड हैव कंपेरेबल एनर्जी। 1s 1s से कंबाइन कर सकता है, 2s 2s से कंबाइन कर सकता है, 2s 2p के साथ कंबाइन कर सकता है, 1s 2p के साथ भी कंबाइन करता है रेयर केसेस में। 1s, अब मैं कहूं 1s जो है 6p के साथ कंबाइन कर जाए, क्या पॉसिबिलिटी होगी, नहीं, ये कंबाइन नहीं करेगा। नो सर। तो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव कंपेरेबल एनर्जी, पहला पॉइंट है, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव कंपेरेबल एनर्जी। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। पहला कंपेरेबल एनर्जी, दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन यानी 1s से कंबाइन कर सकता है इस तरीके से, ऐसे कंबाइन कर जाएगा 1s, न्यूक्लियस के एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है, न्यूक्लियस के एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है। 2p से कंबाइन कर सकता है इस तरीके से न्यूक्लियस के एक्सिस पे, ये कॉम्बिनेशन हो गया न्यूक्लियस के एक्सिस पे। 2p के साथ ऐसे भी कंबाइन कर सकता है, पाई बॉन्ड बनेगा 2p। अब नेक्स्ट जो, ये समझ आ गया कि नहीं, 1s के साथ कंबाइन करेगा, 2p के साथ कंबाइन करेगा, चाहे वो साइडवेज हो या न्यूक्लियस के एक्सिस या न्यूक्लियस के एक्सिस पे। ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं होगा कभी भी, ध्यान देना, इस तरह से कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ये आ जाए s, ये आ जाए p, ये पता लग गया क्यों, प्लस है, ये ऊपर प्लस, ये नीचे माइनस होता है, तो ये प्लस और ये प्लस, यानी ये एरिया पॉजिटिव है तो ये प्लस और ये नेगेटिव, तो ये एरिया नेगेटिव है, दोनों ओवरलैप कैंसिल कर जाएंगे, तो नो ओवरलैपिंग, इसमें कोई ओवरलैप नहीं, ये कोई ओवरलैप नहीं है। या फिर ऐसे ओवरलैप नहीं होगा, ये ऐसे न्यूक्लियस एक्सिस पे है और एक इसके परपेंडिकुलर है, नो ओवरलैप, जीरो ओवरलैप आएगा इसमें। ये तो मैं ओवरलैपिंग थ्योरी में भी बता चुका हूं, ध्यान है कि नहीं है। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर कोई ओवरलैप नहीं होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन प्रॉपर एनर्जी। और थर्ड पॉइंट है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लार्ज। ये 3 कंडीशन है, याद रखना, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लार्ज।
extent of overlapping should be large. 3 पॉइंट याद रहेंगे. पहला पॉइंट क्या है? Combining atomic orbitals should have comparable energy. दूसरा, combining atomic orbitals should have proper orientation. और तीसरा, extent of overlapping should be large. Extent of overlapping should be large. तो एक बार रिजॉइन कर लेंगे. अब पढ़ेंगे linear combination of atomic orbitals.